चलिए क्लास 10 के बैरियर्स आ जाइए। आज हम लोग एक ऐसी जर्नी पे चल रहे हैं जिस जर्नी का आप लोग को इंतजार था। जैसा कि आप जानते हो आज के इस पूरे कंटेंट में हम लोग पढ़ने वाले दोस्त किसी से कहिएगा नहीं, एकदम नहीं कहिएगा, अकेले बैठ के छुपा के पढ़ो, ठीक है। यानी कि शॉर्ट नोट पूरा का पूरा फिजिक्स यानी इलेक्ट्रिक करंट आज पूरा का पूरा डिस्कस करने वाले हैं दोस्त। यानी इलेक्ट्रिक करंट से जो चीजें जिस कंटेंट जिस रूप में आपके एग्जाम में आती हैं उन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे समझेंगे, एनालिसिस करेंगे, पढ़ेंगे बेहतर तरीके से। लेकिन शार्ट है तो थोड़ा सा स्पीड में पढ़ेंगे, जैसा कि मैं यहाँ पे डेफिनेशन नहीं दिखाऊंगा, बात करेंगे डेफिनेशन की बस। तो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले थे। इलेक्ट्रिक करंट की शुरुआत, अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रिक करंट से पहले अगर हम चार्ज के बारे में बात ना करें तो इलेक्ट्रिक करंट अधूरा है मेरे भाई, क्योंकि चार्ज तो है बेसिक फॉर्म में। चलो, जैसे अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी की आप पढ़ते हो तो अगर सेल की बात ना करो तो क्या आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट होगी? नहीं होगी। तो सेल की बात करते हैं। स्टार्टिंग में आ जाओ योद्धाओ, आवेश से अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आवेश, अब तुम लोग भी आवेश में आ जाओ, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड तुम लोगों की एग्जाम डेट भी आ चुकी है। और पूरे दिल से घर पे बैठिए, पढ़िए, और बस अगर दावत वगैरह है तो जाइए मार के आइए, दावत नहीं छोड़िए। लेकिन अगर आप आवेश की बात करो तो आवेश क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट का एक ऐसा गुण है, एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण ऑब्जेक्ट में क्या विद्युत इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट की फिनोमिना होती है, घटना घटित होती है। ठीक है दोस्त। तो अगर मैं यहां पे बात करूं कि ये दो चीज पर डिपेंड है, एक तो इलेक्ट्रिक करंट की फिनोमिना होती है चार्ज के कारण, और एक होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। यही पूरा का पूरा तो हम पढ़ते हैं पूरे चार्ज में। यहां से क्लास 10 से शुरू होती है आपकी जर्नी, और ये जर्नी आपको ना भैया क्लास 12 ये बीच का पड़ाव है। अगर यहां की शुरुआत आपकी अच्छी नहीं हुई, बेहतर 90+ रिजल्ट नहीं आया, तो ये जो जर्नी है ना बीच की, ये जर्नी, ये पड़ाव है। पड़ाव क्या है? पड़ाव कैसा पड़ाव है? शुरुआत। ये तो क्या है? ये तो एक आरंभ है प्रचंड। मतलब ये आरंभ है। किसका आरंभ है? आपकी स्टडी, आपकी पढ़ाई की शुरुआत का आरंभ है क्लास 10। अगर क्लास 10 से आपने अपने बेसिक्स पे ध्यान दे दिया तो जो ये पड़ाव है आपका क्लास 12 पड़ाव, इस पड़ाव तक आते आते आप इतने प्रबल हो जाएंगे कि आगे के जितने भी बैटल हैं, युद्ध हैं, उन सबको आप ऐसे जीतोगे। आगे के युद्ध बड़े कठिन है दोस्त। अगर आगे आपका एम एसएससी, बहुत भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है। उसके बाद यूपीएससी, यहीं से एक जर्नी शुरू होती है नीट की। बच्चे 12 अटेम्प्ट दे रहे हैं, 15 अटेम्प्ट में लगे पड़े हैं। दोस्त आपके जज्बे को सलाम, आप मेहनत करिए, सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन अगर कहीं गलती हो रही है तो कुछ नहीं करना, आपको एनसीईआरटी उठाओ क्लास 6 से। हाँ, क्लास 6 से क्लास 12 तक की एनसीईआरटी एक साल दो अपने आप को, कर डालो। ये जो जितने हैं ना, यहाँ पे नीट है, आईआईटी है, यूपीएससी, एसएससी, इन्हीं की तो बात करना है। यही तो हमको पावर देते हैं, इन्हीं से हमको क्या मिलता है? पावर तो भैया बहुत जरूरी है। इसीलिए पावर के नाम को हमेशा पैसा और प्रॉपर्टी, पावर पी फॉर पैसा है तो कहते हैं सब कुछ मिलता है। और कौन वाला पैसा? उल्टे सीधे तरीके से पैसे बहुत आते हैं और डरते बहुत हैं, हालत खराब हो जाती है उनकी। जिनके पावर से पैसा आ रहा है, मुन्ना भैया कट्टो का बिजनेस है गुरु, खरीद के मारेंगे। तो वही पावर कहां से, पैसा कहां से आना चाहिए? पावर से। पावर यहां है, पावर यहां है। अब ये शुरुआत आप यहां से करेंगे। दोस्तों आइए, इलेक्ट्रिक करंट, मैं आवेश की बात कर रहा था। तो इस आवेश में मैंने आपको ये लिखा
क्या, इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक इफेक्ट इसके कारण होता है। अगर आवेश की यूनिट की बात करें हम लोग, इसकी बच्चा ढेर सारी यूनिट होती हैं। एक क्या होता है, आपने देख रखा है, Q बराबर होता है आई टी। अगर मैं यहां से निकालूं तो आई का क्या होता है, एम्पियर। आई का क्या होता है, एम्पियर। और समय का क्या होता है, सेकेंड। इसको हम लोग कूलाम भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, कूलाम भी कहते हैं। ठीक है, इसकी ढेर सारी, मैंने आपको बताया इसकी ढेर सारे मात्रक होते हैं। एक होता है फैराडे, फैराडे होता है, फिर मैक्सवेल होता है, मैक्सवेल होता है, ईएसयू होता है, इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट, ईएमयू होता है, ईएमयू होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ये सब ढेर सारी यूनिट है। सबसे छोटी यूनिट आपकी एसयू होती है, ठीक है। सबसे बड़ी यूनिट फैराडे होती है। 1 ईएसयू बराबर 3.336 कूलाम और 1 फैराडे बराबर होगा 96,000 कूलाम, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, ये आवेश की खोज थेल्स सर ने की थी। किसने, क्लास 10th के योद्धाओ, तलवारें पैनी कर लो, तलवारें अपनी पैनी कर लो। फैक्ट मैं लेके आया हूं तलवार पैनी करने के लिए आप लोग के सामने कुछ अजूबे हथियार, जिनका यूज करो आप बवाल मचाओगे, बवाल। क्योंकि देखो भैया, यही सब्जेक्ट है जो आपको राजा बनाता है, राजा। मजा आता है इन सब पढ़ने में यार। क्या है जर्नी, जिंदगी क्या है, कभी फोकस करो, लाइफ है क्या सही मायने में। भैया कुछ नहीं है यार, जिंदगी कुछ नहीं है भाई। अगर ना विश्वास हो ना, तो कभी अगर टाइम मिले तो चले जाइएगा, कहां, बनारस के घाटों पर। बनारस के घाट आपको जिंदगी से रूबरू करवा देंगे। और ज्यादा फैमिली, ज्यादा पैसा, ज्यादा इन सब चीज के पीछे मत भागो। जर्नी है, शुरू करो, लाइफ है, चलती रहेगी यार। नहीं मिला तो क्या, अब मिल गया तो क्या, नहीं मिला तो क्या। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें यहां पे, तो अगर मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं, मास का मतलब होता है बेटा द्रव्यमान, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, 9.1 गुणे 10 की पावर -31 केजी, ठीक जी सर। अगर मैं मास ऑफ प्रोटॉन की बात करूं तो कितना होता है, 1.67 गुणे 10 की पावर -27 केजी, ठीक। उसके बाद अगर मैं मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करूं, मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो यहां पे जो द्रव्यमान होता है बेटा, ये प्रोटॉन के बराबर होता है, प्रोटॉन के इक्वली होता है यहां पे, ठीक है। ये पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, यहां से देखो पहला पॉइंट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज क्या होगा यहाँ पे, 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम। देखो चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, होता इतना ही है, होता इतना भी है, इतना ही है। लेकिन ये ऋणात्मक होते हैं, ये धनात्मक होते हैं, ये निगेटिव होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। और चार्ज ऑफ, अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं तो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो जीरो चार्ज होता है दोस्तों, जीरो चार्ज होता है, ठीक है। उन्हें बनते हैं, उनकी बात करते हैं, कुछ फार्मूले की बात करते हैं। सूत्र, पहला फार्मूला आपने अभी यहां से पढ़ा, Q बराबर I बराबर Q अपॉन T। एक फार्मूला ये हो गया, इसमें फॉलो होता है, ठीक है। ये कब, जब करंट दिया हो या टाइम दिया हो, कुल आवेश निकालना हो, या आवेश दिया हो, T दिया हो, समय दिया हो, I निकालना, इसके लिए हो गया। एक फार्मूला होगा बेटा Q बराबर NE, Q बराबर NE। N क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन है, 1.6 गुणे 10 की पावर 19 कूलम का ये। और Q तो आप जानते हो आगे से, एक फार्मूला ये होगा। एक फार्मूला होगा यहां से Q बराबर IT। तो यहां पे देखो जितने फार्मूले यूज होंगे हम उनकी बात कर ली है। और कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं यहाँ पे, कैसे कैसे न्यूमेरिकल बनेंगे। तो फर्स्ट टाइप का जो न्यूमेरिकल बनेगा, कैसा बनेगा, देखो फर्स्ट टाइप, चलो फर्स्ट देखो,
अगर मैं देखूं गिवन डाटा, अगर गिवन डाटा देखिए बेटा, तो यहां पे देखो क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू मेक चार्ज दिया है, चार्ज यानी क्यू का मान दिया हुआ है, क्यू बराबर कितना दिया है, -32 माइक्रोकूलम दिया है। अच्छा बेटा माइक्रोकूलम दिया है, सर माइक्रोकूलम एक यूनिट है, और हमेशा जब भी न्यूमेरिकल लगाएंगे हम फिजिक्स में, हमेशा जो न्यूमेरिकल लगाते समय कंसीडर करते हैं वो एसआई यूनिट में, हमेशा एसआई यूनिट में कन्वर्ट करके। अच्छा एक चीज तो है एसआई यूनिट में, और कभी कभी सवाल की कंडीशन देख के हम लोग सवाल को लगाते हैं, कभी कभी उसी कंडीशन में सॉल्व करना होता है तो उसमें लगा लेते हैं। इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं, -32 माइक्रोकूलम को कूलम बनाओगे 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा, ठीक है। आपको निकालना क्या है, Q बराबर NE, ये फार्मूला लगाओगे, N निकालना है तो Q अपान क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। देखो -32 गुणे 10⁻6 कूलम बटे में आ जाओ, E का मान कितना है 1.6 गुणे 10⁻−19 कूलम। यार देखो पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ा दो, इसको ऊपर लेके जाओ, यहां देख लेते हैं हम लोग, यहाँ क्या है N बराबर, इसको काट दो 16 गुना 32, इसको ऊपर लेके जाओ तो हो जाएगा -20 गुणे 10⁻6 गुणे 10⁻+19 हो जाएगा, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर -20 गुणे 13 हो जाएगा। तो इसको आप यहाँ पे ऐड कर दो तो n बराबर -2 गुणे 10⁻14, ये आ गया आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आंसर। एक टाइप हो गया। अब सेकेंड टाइप की बात करते हैं। इसमें मतलब जितने भी इस पूरे के पूरे सेशन में हम लोग जो पढ़ेंगे दोस्त, ये काफी डीप में ना चल के नॉर्मल बात करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी है। अगर आप देख के गए, आपका अच्छा पेपर चला गया, तो मेरा यहाँ पे मेहनत करना थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, बाकी कोई नहीं। अगर आपको अच्छा लगता है देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नहीं तो कोई बात नहीं दोस्त, आपको कोई प्रेशर वैसर नहीं। हम टीचर आदमी, कोई देखे ना देखे, हम अपना वीडियो खुद ही देख लेते हैं कभी कभी, हाँ सीखते हैं कहाँ गलती कर रहे हैं, क्योंकि जीवन में जो आया है हम लोग सीखने के लिए आए हैं। क्या कभी जर्नी कंप्लीट होती है क्या? कभी नहीं। आप सीखते रहोगे, चलता रहेगा काम, कोई बात नहीं। आओ सेकेंड टाइप की बात करते हैं। सेकेंड टाइप क्वेश्चन की, सेकेंड टाइप की बात करें दोस्त, देखिए दोस्त यहाँ क्या कह रहा है कि Q बराबर 1 कूलम दिया हुआ है, ठीक, और E का मान दिया है 6.88 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अगर आप नेट चार्ज निकालोगे, यहाँ पे E का मान तो 1.6 गुणे 10⁻−19 होता है, जानते हो आप। अगर Q ये नेट है, नेट चार्ज मान लो है, तो N E रखोगे तो Q नॉट बराबर, अगर N की वैल्यू 6.88 गुणे 10⁻18 और E की वैल्यू 1.6 गुणे 10⁻19 रखोगे, ये वैल्यू आएगी 1 कूलम। इसका नेट चार्ज कितना आएगा? 1 कूलम, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब यहीं पे थर्ड टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे 1.6 मिली एम्पियर, यानी जो धारा है, करंट है, आई का मान वो कितना है? 1.6 मिली एम्पियर दिया है, ठीक है। इसको एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 गुणा 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। कह रहा है इट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो है 1.6 गुणा 10⁻19 कूलम का, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपसे n का मान पूछ रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन दैट विल बी पास ईच सेकंड, ईच सेकंड मतलब क्या होता है? टाइम का मान 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। इसके लिए आप क्या करोगे? क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है ये समझ लो। ये जो ये मान कर बेटे एक कंडक्टर है, कंडक्टर में ये जो ये होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। ध्यान देखो ये टी की वैल्यू, सबसे पहले क्यू निकाल लो, तो आई बराबर क्यू अपान टी होता है बेटा, यानी अगर आप क्यू निकालोगे तो आई टी हो जाएगा। आई की वैल्यू कितनी है? 1.6 गुणे 10⁻³ और टी की वैल्यू 1 सेकेंड, तो ये यहाँ से Q की वैल्यू कितनी आएगी? 1.6 गुणे 10⁻³ कूलम, ठीक है, ये आ गई Q की वैल्यू।
अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो क्या करते हो, Q बराबर n ही रखते हो ना। तो Q की वैल्यू कितनी है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 3 बराबर n गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19। आपको n चाहिए बेटा, तो ये 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 3 बटे में आ जाएगा 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19। ये से ये खत्म, n बराबर 10 की पावर माइनस 3 है, ऊपर लेके जाओ 10 की पावर 19 हो जाएगा, आएगा क्या 10 की पावर 16, ठीक 10 की पावर 6, ये आंसर है। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आइए दोस्तों एक छोटा सा कंसेप्ट और समझते हैं, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, एम्पियर की परिभाषा, एम्पियर की परिभाषा। देखो एम्पियर की परिभाषा में कैसे करेंगे हम, सुनिएगा। आई बराबर होता है क्यू अपान टी। अगर मैं आई बराबर ले लूं 1 एम्पियर और टी बराबर ले लूं 1 सेकेंड, ठीक समझिएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे इधर देखो, आई की जगह रखेंगे 1 एम्पियर और क्यू की जगह रख देते हैं बेटा, क्यू बराबर होता है एन ई, यहाँ पे रख देते हैं एन ई, बटे में आ जाओ, टी की जगह रखेंगे 1 सेकेंड, ठीक। इसको इधर लाओ तो ये एन ई बराबर हो जाएगा 1 एम्पियर सेकेंड। अच्छा 1 एम्पियर सेकेंड होता क्या है, एन ई बटे 1 एम्पियर सेकेंड 1 कूलाम होता है, ठीक। तो यहां से एन निकालोगे तो 1 कूलाम बटे ई आ जाएगा, ठीक। यहां देखो अब एन बराबर 1 बटे में 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 हो गया। पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ा दो तो एन बराबर हो गया 10 बटे 16 गुणे, इसको ऊपर लेके जाओ 10 की पावर 19 हो जाए। काटो इसको, 2 पंचे 10, 2 8 16, 8 से अगर 5 में भाग दोगे तो n बराबर आएगा 0.625 गुणा 10 की पावर 19, और एक दशमलव यहाँ लेके जाओ, यहाँ एक घट जाएगा तो यहाँ पे आएगा 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। यानी हम कह सकते हैं बेटा कि किसी कंडक्टर से होकर यदि 1 सेकेंड में 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, पास होते हैं, तो उस कंडक्टर में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। यही होती है एम्पियर की परिभाषा। पोटेंशियल, इसको बोलते हैं विभव। विभव क्या होता है दोस्त, समझिएगा। अगर मैं बोलूं कि आवेशों के तल को विभव कहते हैं, एक नॉर्मल सी कंडीशन कि आवेशों के तल को द प्लेन ऑफ चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो क्या होता है, ये पोटेंशियल विभव क्या होता है, ये हम लोग बहुत बारीक से नहीं सीखेंगे, बस ये समझेंगे कि V बराबर होता है बेटा W अपान क्यू। क्या होता है W अपान क्यू, यानी कि किसी चार्ज पर किया गया कार्य, और चार्ज के रेशियो को विभव कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहां से इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, पोटेंशियल की यूनिट होती है, देखो वर्क की यूनिट जूल, और आवेश की यूनिट कूलाम, जूल प्रति कूलाम, या इसको बोल सकते हैं वोल्ट। क्या बोल सकते हैं, वोल्ट। यानी कि पोटेंशियल की विभव यूनिट क्या होगी, वोल्ट होगी। अगर यहाँ पे एक बात समझे कि पोटेंशियल ये कैसी क्वांटिटी है, तो आप समझो पोटेंशियल एक अधिशासी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। यहाँ पे समझो, आ जाओ हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं विभवांतर। विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। मान लो ये कोई ए पॉइंट है, ये कोई बी पॉइंट है, यहाँ पे विभव वी ए है, यहाँ पे विभव वी बी है। ये वी ए वी बी का जो डिफरेंट आया है W अपान क्यू के बराबर होगा। ये फार्मूला ये हुआ आपका, ठीक। चलो इस पे कितने टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं आओ उनको देख लेते हैं बारी बारी से, ठीक है। देखिए ये सवाल लिखा हुआ अगर मैं देखूं यहाँ पे गिवन डाटा जो दिया हुआ है, देखो आती है दोस्त, ज्यादा टाइम लग जाता है इसलिए हम इसको लिख देते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द बर्डन
इफ अ चार्ज ऑफ 5 कूलम मूविंग अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 15 वोल्ट, यदि 5 कूलम का आवेश 15 वोल्ट के बराबर संभावित अंतर वाले दो बिंदुओं पर गति करता है तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। यहाँ भी देखो गिवन डाटा में Q का मान कितना दिया हुआ है बच्चा, 5 कूलम दिया हुआ है। V का मान कितना दिया हुआ है, 15 वोल्ट। आपसे क्या पूछ रहा है, कार्य की गणना कीजिए। वर्क डन पूछ रहा है, कैलकुलेट द वर्क डन, ठीक है। W आपसे पूछ रहा है, सिंपल सा हो गया। देखो V बराबर होता है W अपान Q। आपको क्या चाहिए, Q चाहिए, आपको W चाहिए ना। अगर आप W निकालो तो V इंटू Q हो जाएगा। तो W बराबर V की वैल्यू कितनी है 15, Q की वैल्यू 5, तो कितना हो जाएगा ये 15 पचे 75 जूल, 75 जूल। ये आ गया। देखिए हमने ये सवाल एक लिखा है सेकंड टाइप का। टू कैरी हाउ मच चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 220 वोल्ट एंड 1760 जूल ऑफ वर्क डन। 220 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच कितना आवेश ले जाने पर 1760 जूल कार्य किया जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे जो V की वैल्यू है वो दी है 220 वोल्ट, ठीक। वर्क कितना, W का मान कितना दिया हुआ है 1760 जूल। आपसे Q पूछ रहा है, आपको पता है V बराबर होता है बेटा W अपान Q। अगर आप Q निकालोगे तो W अपान V हो जाएगा। यहां देख लो W की वैल्यू कितनी है 1760 जूल बटे में क्या है, V की वैल्यू 220 वोल्ट, जीरो जीरो खत्म, 22 8 176, तो Q बराबर कितना आ गया 8 कूलम। ठीक, ये नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे ओम का नियम। ओम का नियम थोड़ा समझिएगा। ओम के नियम में ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में अगर बात करूं तो एक सर जॉर्ज साइमन ओम थे, जॉर्ज साइमन ओम थे। इन्होंने सन 1728 ईस्वी में ओम के नियम का प्रतिपादन किया। इन्होंने क्या बताया कि ये जो ओम का नियम है ये किसी कंडक्टर में करंट और कंडक्टर के पोटेंशियल विभव के बीच के रिलेशन को बताता है, संबंध को बताता है। इन्होंने क्या कहा, यदि हम किसी चालक की भौतिक अवस्था यानी फिजिकल क्वांटिटी को आइसोलेट कर दे, ना बदले मतलब उसकी लंबाई को ना बदले, उसके एरिया को ना बदले, उसके तापमान को ना बदले, उसके प्रेशर को ना बदले, तो चालक में जो प्रवाहित धारा होती है वो चालक के विभव के समानुपाती होती है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर मैं एक को बढ़ाऊंगा तो दूसरी बढ़ेगी, एक को घटाऊंगा तो दूसरी भी घटेगी। ठीक है, इन्होंने क्या बताया भैया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था को ना बदले, फिजिकल क्वांटिटी को ना बदले, जो V होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, I के। अगर V प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट वैल्यू लाते हैं, IR हो जाएगा, यानी कि V बराबर IR। यहां जो आप R देख रहे हो ये कांस्टेंट है, किसके लिए, किसी भी चालक के लिए। इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। क्या बोलते हैं भैया इसको, रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, प्रतिरोध कहते हैं। आप रेजिस्टेंस समझते हैं, रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है, दोस्तों देखो रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो रेजिस्टेंस आप जानते हैं, इसको हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध क्या है, एक बैरियर है, एक बैरियर की तरह कार्य करता है। अब किसमें बैरियर का काम करता है, ये करंट के डायरेक्शन में या करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन में ये क्या करता है, बैरियर की तरह काम करता है, यानी करंट का विरोध करता है अपोजिट साइड में। करंट जिस ओर फ्लो होती है उसके अपोजिट साइड में ये लगता है। ठीक है, ये समझिए। इसको आप दो तरीकों से जोड़ सकते हो रेजिस्टेंस को। एक होता है बेटा इन आ सीरीज यानी श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं। एक होता है इन अ पैरेलल
समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। दो तरीकों से आप जोड़ सकते हो रेजिस्टेंस को। अगर मैं श्रेणी वाला पढ़ूं, देखो जैसे कि आप जानते हो हम इसमें एक के बाद एक प्रतिरोध को लगाते हैं श्रेणी क्रम वाले में। जैसे ये है, सपोज दैट ये कोई R1 लगा है, ये कोई R2 लगा है, ये कोई R3 लगा है। अगर इसको हम किसी बैटरी से ऐड करें, मेरी बात सुनिएगा आराम से, जो इसमें धारा प्रवाहित होगी I, यहाँ भी धारा वही होगी, यहाँ भी धारा वही, यहीं भी, यहाँ भी धारा वही, यहाँ भी धारा I होगी, ठीक है। अगर मेरी बात सुनिएगा तो यहाँ पे जो विभव का मान होता है वो अलग होता है, यानी श्रेणी क्रम संयोजन में पोटेंशियल का मान अलग होता है, लेकिन धारा का मान सब में समान होता है, इक्वल होता है, ठीक है, याद रखना। अगर इसमें आप देखो, इसके अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, सुनिएगा। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पहले टोटल पोटेंशियल की बात करें, टोटल पोटेंशियल के लिए आपको पता है V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा, ठीक है। यहाँ देखो आपको पता है कि ओम के नियम से, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है। ओम के नियम क्या होता है, V बराबर IR होता है, ठीक। ओम के नियम से इसी प्रकार अगर मैं देखूं, मैं निकालूं V1 बराबर, तो I बराबर R1 हो जाएगा। अगर मैं V2 निकालूं तो I बराबर R3 हो जाएगा। अगर मैं V3 निकालूं तो I बराबर R3 हो जाएगा। इन सब की वह मान हम समीकरण 1 में रख दें, तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में रख दें, तो V की जगह कितना रखेंगे, V बराबर IR रख देंगे, सॉरी V की जगह कितना रखेंगे, IR रख देंगे। V1 की जगह IR1 और V2 की जगह IR2 और V3 की जगह IR3। इस पूरे में I कॉमन है, I1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया, I से I खत्म, R बराबर कितना आया, R1 प्लस R2 प्लस R3, याद है वैल्यू, ये क्या आ गई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गया, ठीक है। चलो अब इसी प्रकार हम लोग समांतर क्रम संयोजन का पढ़ रहे हैं। इसके लिए क्या होता है, मेरी बात सुनिएगा। देखो यहाँ पे देखो, मैं ये कोई रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये सब एक ही सिरे से जुड़े होते हैं, ये सब एक ही सिरे से जुड़े होते हैं। इसको मैं किसी एक बैटरी से ऐड कर दूं, ये सीखिएगा आराम से इसको। मान लो श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए, आप आराम से सीख सको। देखो यहाँ पे धारा आई है, यहाँ भी धारा आई है, यहाँ भी धारा आई है। ये मान लो R1 है, ये R2 है, ये R3 प्रतिरोध। जैसे ही यहाँ से धारा बटी, यहाँ पे I1 धारा हो जाएगी, यहाँ पे I2 धारा हो जाएगी, यहाँ पे I3 धारा हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इनका सबका जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है, यानी हम कह सकते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो धारा होती है सही प्रतिरोधी के लिए करंट अलग अलग होता है, लेकिन पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं ओम के नियम से तो V बराबर क्या होता है, IR। अगर बेटा यहां से मैं I निकालूं तो हो जाएगा V अपान R। यहां देखो अगर मैं कुल धारा टोटल करंट निकालूं तो I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक। देखो I बराबर V इंटू R है। अगर मैं I1 निकालूं तो V अपान R1 हो जाएगा। अगर मैं I2 निकालूं तो V अपान R2 हो जाएगा। अगर मैं I3 निकालूं तो V अपान R3 हो जाएगा। यहाँ देखो I की जगह हम V अपान R रख देंगे, I1 की जगह क्या रख देंगे, V अपान R1 रख देंगे, और I2 की जगह V अपान R2 रख देंगे, और I3 की जगह V अपान R3 रख देंगे। इस पूरे में
आप देखो v कॉमन है तो अंदर बचेगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। v से v खत्म, क्या बचा 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये आ गई वैल्यू। ठीक, ये आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है, नोट कर लीजिए। और एक चीज और पढ़ते हैं इसमें, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध की निर्भरता। ये देखेंगे प्रतिरोध की निर्भरता, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस की अगर बात करें हम लोग, नोट कर लिए होंगे आप सब, नोट कर लिए करो आराम से, देखते चलो। एक वन साइड रिवीजन है, इसमें मैं बहुत डिटेल में नहीं जाता हूँ, आपको ऊपर ऊपर पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। और देखो यहाँ से रिवीजन थोड़ा बहुत अगर आप पढ़े हो, रिवीजन मार दीजिए, आराम से हो जाएगा। ठीक है, ये आप रेजिस्टेंस, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। बेटा ये चीज याद रखना, प्रतिरोध जो होता है ये दो बातों पर निर्भर करता है। एक तो चालक के क्षेत्रफल पर और चालक की लंबाई पर। ठीक है, एरिया पर और लेंथ पर। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि पहले कंडीशन में जो रेजिस्टेंस होता है बेटा, रेजिस्टेंस वो लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अगर मैं लंबाई को बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, अगर लंबाई को घटाऊंगा तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। और जो आर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए के। लेकिन एरिया, अगर एरिया को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, एरिया को कम करोगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। किसकी एरिया को? कंडक्टर की, तार की। तार जो बड़ी वाली मोटी वाली तार होती है उसका रेजिस्टेंस कम होता है, उसमें हम ज्यादा करंट फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से देखूं तो ये आर प्रोपोर्शनल एल बाई ए हो जाएगा। आपको पता है प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं जब हम, तो कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसके लिए हम लोग रो लाते हैं, रो एल बाई ए। यहाँ पे आर बराबर रो एल बाई ए आ गया। यहाँ पे रो क्या है? रो प्रतिरोध की, यहाँ पे प्रतिरोध की प्रतिरोधकता है, चालक की प्रतिरोधकता है, सॉरी, यानी कि रो क्या है बेटा? चालक की प्रतिरोधकता, चालक की प्रतिरोधकता। ठीक,